हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो स्वागत है सभी शेर शेरनियों का बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 3.5 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में इसमें हम आज वज्र गुणनखंड विधि से कुछ उदाहरण नंबर 14, 15, 16 और प्रश्न 1 3.5 के सॉल्व करने वाले एकदम शानदार ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से। तो ठीक ही कहा गया, इस दुनिया में आंसू की कीमत हो क्या जाने। इस दुनिया में आंसू की कीमत वो क्या जाने जो हर बात पे आंसू बहाते रहते हैं। आंसू की कीमत उनसे पूछो जो गम में भी हंसते और मुस्कुराते हैं। तो आइए स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से वज्र गुणनखंड विधि में। तो सबसे पहले हम मानते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा कोई है 2x + 3y = 5। उदाहरण से समझेंगे, उसके बाद आपको जब मेथड समझ में आ जाएगा तो आसानी से हल कर सकते हैं। देखते हैं 5x - 2y = 1। अब हमें सबसे पहले इसको इस रूप में कर देंगे। हमें समीकरण चाहिए इस रूप में। ये आ जाएगा इधर, तो जाएगा -5 = 0, -1 = 0। अब हमें x का वैल्यू x बटे निकालना है, फिर उसके y बटे निकालना है, फिर हमको उसके 1 बटे निकालना है अचर पद के बाद। तो यहाँ पर हम लेते हैं, यदि हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी निकालनी है? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, x वाले को ढक देंगे। हम क्या करेंगे, x वाले को ढक देंगे। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना, हमने x वाले को छोड़ दिया, x हमें मतलब नहीं है। अब इसका 3 का गुणा इसमें माइनस में करेंगे, कितना आएगा -3। और फिर -2 का गुणा -5 में होगा तो -10 हो जाएगा, और यहाँ माइनस चिन्ह पहले से रहेगा, यानी 5 दूनी 10, यानी हो गया +10। अब y का वैल्यू हमें निकालना है तो हम y वाले को छोड़ देंगे। अब 2 का गुणा माइनस में 1 में होगा तो हो जाएगा कितना, -2। फिर माइनस का चिन्ह तो लगाना ही लगाना है। फिर 5 का गुणा -5 में होगा तो -25, और ये -25 आएगा तो माइनस +25। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें अचर पद की जगह पे लिखना है, तो अचर पद को छोड़ देंगे। अब हमें इसमें 2 का गुणा 2 में करेंगे तो -4, और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15, यानी -15। अब इतना कर लिया तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं x बटे 10 3 13 -13 बराबर y बटे 23 बराबर 15 4 19, 1 बटे -19। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर करेंगे और y को एक बार इसके बराबर करेंगे। आपका x y का वैल्यू एकदम आसानी से निकल जाएगा। हमारा x बटे -13 बराबर 1 बटे -19, 1 बटे -19 तो 13, तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा 13 बटे 19। यहाँ से x का मान क्या आ गया, 13 बटे 19। फिर यहाँ से -y माइनस का है, हमारा रखेंगे y बटे 23 बराबर कितना, 1 बटे -19। 23 ऊपर चला जाएगा तो हमारा y का मान आ जाएगा, y माइनस में है प्लस में है, एक सेकंड, हमारा ये पहला प्लस में होता है और दूसरा ये y वाला माइनस में होता है, ध्यान रखिएगा। ये x प्लस में रहेगा, y माइनस में रहेगा, और ये ऐसे ही रहेगा। तो हमारा यहाँ से -y बराबर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा, यानी y बराबर आ जाएगा 23 बटे 19। यही हमारा आंसर आ गया। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 1 बटे 19 और 23 बटे 19। y x का मान रखेंगे, यहाँ पर x का मान रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 बटे 19, ये हो जाएगा 2 बटे 19, और यहाँ से 23 तिहाई 69 क्या जाएगा, प्लस
69, 23 तिया 69 बटे 19 बराबर 5 आना चाहिए। तो 19 2 हो जाएगा 71। हमारा y का मान कितना आया है, सॉरी x का मान हमारा कितना है 13 बटे 19 है ना, सॉरी। तो 13 दूना हो जाएगा ये 26, तो 9 13 दूना 26 हो जाएगा और 23 तिया हो जाएगा 69। ये हो जाएगा 9 6 15 और 6 2 8 यानी 19 25 95 यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो हमारा उदाहरण 14 का रहा, बेंगलुरु में कि एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वर के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपये है, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वर 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत कितना है। तो बस स्टैंड से मल्लेश्वर का किराया और बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो आइए एकदम सिंपल सा इसको हल करते हैं। तो सबसे मान लेंगे यहाँ का किराया इतना है, यहाँ का किराया इतना है। तो माना बस स्टैंड से मल्लेश्वर का किराया 100 रुपया, माना बस स्टैंड से मल्लेश्वर का किराया मल्लेश्वर का किराया कितना है 100 रुपया, वो यशवंतपुर का यशवंतपुर का y रुपया। तो कह रहा कंडीशन फर्स्ट में कह रहा ये क्या कहते हैं हम 2 टिकट मल्लेश्वर का, 2 टिकट यानी 2x प्लस 3 टिकट यशवंतपुर का 3y, टोटल खर्च आ गया 46। अब इसको लिख देते हैं 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0। अब यहाँ करा फिर करा परंतु यदि 3 टिकट मल्लेश्वर का 3x प्लस 5 टिकट यशवंतपुर का यानी 5y बराबर खर्च होता है 74 रुपया। तो कहते हैं 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0। अब आइए हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो x बटे बराबर y माइनस में रहेगा बटे 1। तो x बटे हमारा x का मान निकालना, तो x को ढक देंगे तो 74 तिहाई हमारा हो जाएगा 3 गुणे माइनस 74 माइनस 46 गुणे माइनस 46 गुणे 5 गुणे माइनस 46 बटे y का मान हमारा आएगा 2 गुणे माइनस 74 2 गुणे माइनस 74 माइनस 3 गुणे माइनस 46 3 गुणे माइनस 46 बचा हमारा अचर राशि। तो लिखेंगे बराबर 1 बटे कितना 2 5 10 3 त्रिक का 9 माइनस 9। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा 74 यहाँ जाएगा 4 3 12 7 3 21 22 यानी 222। तो यहाँ हमारा आ जाएगा x बटे माइनस 222 प्लस हो जाएगा 46 पंजे 230 माइनस माइनस प्लस 230 बराबर माइनस y बटे 74 गुना 148 7 दूनी 14 4 दूनी 8 और 46 तिहाई 4 तिहाई 12 और 36 18 138। तो आ जाएगा माइनस 148 प्लस 138 बराबर 1 बटे 1।
222 में से 30 जाएगा तो आ जाएगा x बटे प्लस 8, और यहाँ से 148 में से 38 निकल जाएगा तो 10 बचेगा और आ जाएगा ऊपर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी y बटे 10 बराबर 1। तो यहाँ से हमारा x बटे 8 बराबर 1 और y बटे 10 बराबर 1, यानी x बराबर 8 y बराबर 10। तो x और y का वैल्यू हमें मिल गया। तो हमारा यशवंतपुर का किराया हो जाएगा कितना, यशवंतपुर का किराया कितना है 10 रुपया, y माना था ना, और मल्लेश्वर का किराया, स्वर का किराया हमने x माना था, तो आ जाएगा कितना 8 रुपये। यही आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला एग्जाम्पल कर रहा, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल है। p के किस मान के लिए अद्वितीय हल है, यानी कि अद्वितीय हल है, तो इसके लिए हम a1 a2 ये हमारा हो जाएगा a1 x1 प्लस a2 y2 प्लस कितना a1 x1 प्लस a2 y2 b1 y2 प्लस c1 सॉरी a1 x1 प्लस b1 y2 प्लस c1 b1 y प्लस c1 बराबर 0। अब यहाँ से हमारा a1 का मान आ गया 4, b1 का मान आ गया p और c1 बराबर आ गया 8, और a2 बराबर आ गया 2, b2 बराबर आ गया 2 और c2 बराबर आ गया 2। अब हमारा कह क्या रहा है अद्वितीय हल के लिए। अब अद्वितीय हल हमें निकालना है, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए हमारा होता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं होगा, अतः लिख सकते हैं यहाँ पर a1 बटे a2 यानी 4 बटे 2 नॉट इक्वल टू p बटे 2। 2 दूनी कट जाएगा 4, यानी p नॉट इक्वल टू 4। अतः 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए दिए गए समीकरण का युग्म का क्या होगा अद्वितीय हल होगा। अतः 4 के अतिरिक्त 4 के अतिरिक्त 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए, मतलब p का मान 4 नहीं हो सकता, 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है। p के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला उदाहरण कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न तरह की समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से क्या करना है, इसके अनेक हल ज्ञात करने हैं। तो आइए देखते हैं अनेक हल कब निकलेंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है अनेक हल के लिए। तो हम जानते हैं यहाँ से a1 बराबर कितना आ जाएगा, a1 बराबर k, b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस k माइनस 3। अब a2 बराबर यहाँ से 12, b2 बराबर k और c2 बराबर माइनस k। तो अनेक हल के लिए, अनेक हल हेतु, अनेक हल हेतु
लिख सकते हैं A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। यहाँ से A1 बटे A2 का मान निकालेंगे। A1 बटे A2 का मान कितना, K बटे 12। K बटे 12। B1 बटे B2 का मान है 3 बटे K और C1 बटे C2 का मान है कितना, माइनस K माइनस 3 बटे माइनस K। तो अब यहाँ से अनेक हल के लिए, तो अनेक हल के लिए लिख सकते हैं हम A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, K बटे 12 बराबर लिख सकते हैं क्या, 3 बटे K। 12 3 36, यानी K स्क्वायर बराबर यहाँ से आ जाएगा K स्क्वायर बराबर 36, तो यानी K बराबर प्लस माइनस 6, K बराबर प्लस माइनस 6, या साथ ही इसके लिख सकते हैं, साथ ही K का मान हमारा क्या होगा, सही सही। तो हम लिख सकते हैं 3 बटे K बराबर K माइनस 3 बटे K, मतलब B1 बटे B2 और C1 बटे C2। लिख सकते हैं यहाँ पर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 में रखेंगे तो 3 बटे K। तो यहाँ पर K से K यहाँ कट जाएगा और 3 बराबर आ जाएगा K माइनस 3। 3 को इधर लाएंगे तो हमारा K बराबर आ जाएगा यहाँ से 6, या लिख सकते हैं K बटे 12 बराबर K माइनस 3 बटे K, और K से हो जाएगा यहाँ पर K स्क्वायर 12 K माइनस 36। यहाँ से हम द्विघात समीकरण लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा K स्क्वायर माइनस 12K प्लस 36 बराबर 0। तो हमारा 6 दूनी K स्क्वायर माइनस 6K प्लस 36 बराबर 0। तो यहाँ से K कॉमन कर लेंगे, K माइनस 6 माइनस 6 कॉमन कर लेंगे तो K माइनस 6 बराबर, यानी K माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से K बराबर आ जाएगा 6। तो लिख सकते हैं अतः K का मान 6 आ रहा है प्लस 6, तो हमारा अतः लिख सकते हैं अतः K बराबर 6 के लिए सभी के समीकरण के अनंत हल होंगे। ये समीकरण के क्या होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्योंकि हमें K का प्लस माइनस वैल्यू आ रहा था तो हमने क्या किया, K का निगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेना है, क्योंकि दो जगह से पॉजिटिव वैल्यू आई, एक जगह से निगेटिव आया, तो हम जो वरीयता उसको देंगे जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो 3.5 प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एकदम शानदार क्वेश्चन। तदनीम समीकरणों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसकी अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अब अद्वितीय हल हो रहा है तब, तो सबसे पहले हम इसको a1x प्लस b1y प्लस b1y प्लस c1 बटे या a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करेंगे तो हमारा आ जाएगा a1 बराबर x, b1 बराबर 3 माइनस 3, c1 बराबर माइनस 3, a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस 9, c2 बराबर माइनस 2।
अब हमारा a1 बटे a2 x बटे 3 है, x आया है 1 है ना, यहाँ पे x का मतलब 1, कोई वैल्यू नहीं तो x का गुणांक तो लेते हैं 1 बटे 3, b1 बटे -3 बटे -9 यानी आ गया 3 बटे 9 यानी 1 बटे 3। अब c1 बटे c2 बराबर -3 बटे -2 यानी 3 बटे 2। अब इस निकाय का अब देखेंगे a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 से तुलना करेंगे। अब लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो यहाँ से a1 बटे a2 लिखेंगे तो हमारे a1 बटे a2 का मान कितना 1 बटे 3 और b1 बटे b2 का मान 1 बटे 3, लेकिन c1 बटे c2 का मान कितना है 3 बटे 2, 3 बटे 2 जो कि बराबर नहीं है। जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है तो अतः इस निकाय का कोई हल नहीं है। इस निकाय का कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला हमारा कर 2x प्लस y बराबर 5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ से a1 बटे a2, अब इसको हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण से तुलना, इसको हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो हमारा a1 बराबर आ जाएगा कितना a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8। अब यहाँ पर चूंकि a1 बटे a2 2 बटे 3 और 1 बटे 2, चूंकि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अतः इस निकाय का एक अद्वितीय हल है। चूंकि इस निकाय का क्या होगा, यहाँ से a1 बटे a2 बराबर 2 बटे 3 है और b1 बटे 1 बटे 2, a1 बटे 2 b1 बटे b2 से ही पता चल गया। तो अतः इस निकाय का एक अद्वितीय हल संभव है। इस निकाय का अद्वितीय हल संभव है। अद्वितीय हल क्या है, संभव है। तो बद्ध गुणनखंड विधि इसमें लगाएंगे तो लिखेंगे कितना, यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ से x बटे आएगा कुछ और माइनस y बटे आएगा कुछ और बराबर 1 बटे आएगा कुछ। तो x बटे से रखेंगे तो 2x माइनस 3y, यहाँ से x वाले को लेंगे तो हमारा क्या होगा -1 इंटू 8 -8 प्लस 8 1 इंटू -8 और 2 बचे 10 -10 यानी माइनस घटाएंगे तो हो जाएगा +10। अब यहाँ से y वाले को लेंगे तो हमारा 8 दूनी 16 यानी -16 और 5 3 15 माइनस प्लस 15 और अचर का लेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 एक 3 4 -3, यहाँ से आ जाएगा x बटे 2 और 16 में से 1 जाएगा 15, 16 में से 15 जाएगा 1 यानी माइनस माइनस ऊपर जाएगा प्लस यानी y बटे 1, 4 में से 3 जाएगा 1 बटे 1। तो यहाँ x बटे 2 बराबर 1, y
बटे 1 बराबर 1 बटे 1, यानी यहाँ से x बराबर 2, y बराबर 1। तो अतः लिख सकते हैं x बराबर 2, y बराबर 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर ये समीकरण दिया है, इसको सबसे लिखेंगे व्यापक रूप में 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0 और 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। अब यहाँ से हमारा a1 का मान कितना आ जाएगा, a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस 5 और c1 बराबर माइनस 20, a2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस 10, c2 बराबर 40 माइनस 40। तो यहाँ से लिखेंगे a1 बटे a2 3 बटे 6 यानी 1 बटे 2, b1 बटे b2 माइनस 5 बटे माइनस 10 यानी 1 बटे 2 और c1 बटे c2 माइनस 20 बटे माइनस 40 यानी 1 बटे 2। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अतः इस निकाय के अनंत हल होंगे। क्या होगा, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों बराबर हैं, तो लिख सकते हैं अतः इस निकाय के अनंत हल होंगे। इस निकाय के क्या होंगे, अनंत हल होंगे। तो इस निकाय क्या होंगे, अनंत हल होंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तब यहाँ से a1 का मान कितना आ जाएगा 1, b1 का मान आ जाएगा माइनस 3 और c1 का मान आ जाएगा माइनस 7, a2 का मान 3, b2 का माइनस 3 और c2 का मान माइनस 15। अब यहाँ से a1 बटे a2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1 बटे 3 और b1 बटे b2 निकालेंगे तो माइनस 3 बटे माइनस 3 यानी आ जाएगा प्लस 1 बटे 1 और c1 बटे c2 का माइनस 7 बटे माइनस 15 यानी 7 बटे 15। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चूँकि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अतः इस निकाय का अद्वितीय हल होगा। तो लिख सकते हैं अतः इस निकाय का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो अब हल करेंगे तो हमारा x माइनस 3 बज्रखंडी विधि से क्या करना, हल करना है। तो माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ से x बटे करके हम लेंगे। अब x बटे करके लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 3 15 3 45 माइनस माइनस प्लस 45, माइनस का चिन्ह आएगा 7 3 21, दोनों माइनस प्लस हो जाएगा बटे बराबर माइनस y बटे, y का लेंगे 15 माइनस 15 और यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा 7 3 21 हो जाएगा प्लस 21। अब अचर वाले को लेंगे 3 माइनस 3 माइनस आएगा 3 3 का 9 यानी प्लस हो जाएगा 9। अब यहाँ से 45 में से 21 जाएगा तो यानी 24 बच जाएगा, तो x बटे 24।
माइनस वाई है 15 6 यानी +6, 9 में 3 जाएगा 6, 1/6 यानी x/24 बराबर 1/6 यानी यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4। फिर -y/6 बराबर 1/6 यानी y बराबर आ जाएगा -1, x बराबर 4 और y बराबर -1। ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट समस्या नहीं होगी। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।